अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द फ्री ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकनॉमिक्स। आज हम कंजम्पशन थीरीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो थीरी है हमारे पास दैट इज़ द एब्सोल्यूट इनकम थीरी। ये थीरी बेस करती है केन्स के फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन पर कि जब भी इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज़ होगा तो कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। यानी जो केंद्रीय साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, इसके दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि एमपीसी फॉल करता है और एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये भी फॉल करता है। लेकिन फॉल इन एमपीसी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन फॉल इन एपीसी। यानी ओस जो एवरेज वैल्यू है कंजम्पशन की वो कम स्लो फॉल करती है, जबकि जो मुहतम मिलाने सर्फ है ये तेज़ी से फॉल करता है एमपीसी। तो जो स्टेटमेंट बनती है द एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी की, कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, जिसको हम कहते हैं कि दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए। ये बेसिकली अजम्पशन होती हैं किसी भी थ्योरी की, और इकोनॉमिक्स में जितनी थ्योरीज़ हैं वो अजम्पशन पर बेस करती हैं। Other things remaining the same, the increase in absolute income leads to decrease the fraction of that income devoted to consumption। ठीक है कि जैसे जैसे अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए, द इंक्रीज़ इन एब्सोल्यूट इनकम, यानी अगर आपकी जो कुल्ली आमदनी है, टोटल इनकम है, अगर उसमें इजाफा होता है तो उस इनकम में से जो हिसाब कंजम्पशन को डिवोट कर रहे हैं वो कम होता जाएगा। हर इंक्रीज़ के साथ वो डिवोटेड फ्रैक्शन जो है इनकम की वो कम होती जाएगी। यानी y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस। जब इनकम में इजाफा होता है तो इन दोनों में इंक्रीज़ होता है, लेकिन हर दफ़ा इनकम में इंक्रीज़ से जो कंजम्पशन में इंक्रीज़ हो रहा है वो स्मॉलर होता जाएगा। दैट इज़ द केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ एंड दैट इज़ द बेस ऑफ द एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी। अब जो एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी है दैट इज़ एम्पिरिकल स्टडी। एम्पेरिकल स्टडी मीन्स कि ये ऐसी स्टडी है जो प्रीवियसली जो है वो प्रूव हो चुकी है। इसके पीछे जो है वो स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस मौजूद हैं। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रॉस सेक्शनल डाटा स्टडी करते हुए एविडेंसेस प्रोवाइड किए, स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस यानी साबित शुदा जो है वो एविडेंसेस पेश किए, जिसकी बुनियाद पर एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी को पेश किया गया। अब इस थ्योरी को स्टडी करने के लिए फ़र्दर हम जो स्टडी की गई 1950s का डाटा लेकर, क्रॉस सेक्शनल डाटा, उसको हम देखेंगे। अब पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ क्रॉस सेक्शनल डाटा। क्रॉस सेक्शनल डाटा इज़ अ टाइप ऑफ डाटा जिसमें एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी अगर आप 1950 का ले रहे हैं तो ये वन पॉइंट ऑफ टाइम है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इनकम को जो है वो स्टडी किया जाता है। जबकि जो टाइम सीरीज़ डाटा होता है उसमें एक कंट्री को या एक ग्रुप को या किसी भी एक सब ग्रुप को कई सालों के लिए स्टडी किया जाता है। ठीक है, टाइम ग्रुप के लिए स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर जो स्टडी की गई वो क्रॉस सेक्शनल डाटा स्टडी थी, और इसी डाटा का जो इसी ईयर का जो डाटा है उसको लेते हुए हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक स्केड्यूल है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द बजट स्टडी ऑफ 1950s। अब ये ऐसा स्केड्यूल है, ऐसा डाटा है जो अप्रॉक्सीमेटली हर बुक में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फैमिली इनकम क्लास ली गई है कि वो लोग जिनकी आमदनी $1,000 से कम है वो फैमिली ग्रुप
जिनकी इनकम 1000 से 2000 के दरमियान जो है वो एग्जिस्ट करती है, देन 2000 से 3000, 3 से 4, 4 से 5 एंड सो ऑन। ये आ गए हमारे पास इनकम ग्रुप्स। अब देखिए एक ही साल के लिए हम डिफरेंट इनकम ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब वो लोग जिनकी इनकम $1000 से कम थी, उनकी कंजम्पशन आ गई $614 कंजम्पशन आ गई। अब देखें कि उनकी जो ये है उनकी इनकम, फैमिली डिस्पोजेबल इनकम। फैमिली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं $1278। अब यहाँ पर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि इनकम जो है वो कम है। यानी यहाँ पर आपके पास डिस सेविंग्स -S0 जो है वो मौजूद है। जब यहाँ पर आप APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 2.1। और ये किस तरह से कैलकुलेट होगी, आपने कंजम्पशन को 12.78 को डिवाइड कर देना है अपनी डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज़ $614। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 2.1 होगी। इट मे बी पॉसिबल आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें तो वैल्यू आपके पास आए 2.00856 एंड सो ऑन। तो आप उसको जब राउंड अप करते हैं देन द वैल्यू विल बी 2.1। अब क्योंकि ये हमारी इनिशियल वैल्यू है इसलिए यहाँ पर हमारे पास MPC नहीं होगा। नेक्स्ट जब हम सेकंड फैमिली ग्रुप को स्टडी करते हैं 1000 से $2000 की इनकम के लोगों को, तो इनकी कंजम्पशन जो है वो ज़ाहिर सी बात है इनकी निस्बत ज़्यादा होगी और इसी तरह इनकी इनकम जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो इसमें ऑन एवरेज जो हमारे पास इनकम आ रही है इस ग्रुप की, दैट इज़ 1532, और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं दैट इज़ 1768, जो पहले से ज़्यादा हैं, बट स्टिल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर एंड इनकम इज़ लोअर। सो यहाँ पर भी डिस सेविंग्स हमारे पास मौजूद हैं और यहाँ पर जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे देन यू गेट द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज़ इक्वल टू 1.2। अच्छा, ये कोई डाटा ऐसा नहीं है जो हमने ख़ुद से जनरेट किया है, ये एक्चुअल डाटा है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आएगा कि आप कहें कि आपने 4 का इंक्रीज़ किया, आपने 10 का इंक्रीज़ किया, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद आ गया हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, कंजम्पशन में आने वाली तब्दीली डिवाइडेड बाय इनकम में आने वाली तब्दीली। अब कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है डेल्टा C, दैट इज़ इक्वल टू C2 माइनस C1। C2 क्या है 1768, इसको माइनस करेंगे 1278, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा C। इसी तरह डेल्टा Y2 माइनस Y1, तो ये आपके पास आ गया 1532 माइनस 614। अब दोनों जो चेंज आएंगे यहाँ पर, इन दोनों चेंज को आंसर 1 और आंसर 2 जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 0.5। ये आपके पास आगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी तरह आप मूव करते जाएं फर्दर फैमिलीज़ पर, तो आप देखेंगे कि इनकम इंक्रीज़ हो रही है, कंजम्पशन पहले इंक्रीज़ हो रही है, लेटर ऑन जो है उसका जो फ्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है। ओवरऑल तो कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी, लाइक 1768 से वो 2718 पर आ गई, देन 3570, 4450। इनकम इज़ इन कंजम्पशन इज़ इंक्रीजिंग, विद द इंक्रीज इन इनकम द कंजम्पशन इज़ इंक्रीजिंग, लेकिन जो डिफरेंस है, जो डेल्टा C है, वो कम होता जा रहा है। इसी तरह इसको आप कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को डिवाइड करते जाएंगे, यू विल गेट द APC, और जब आप डिफरेंस को डिवाइड करेंगे यू विल गेट द MPC। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पर APC राइट नहीं किया, कैपिटल APC राइट नहीं किया, बिकॉज दिस इज़ एग्रीगेट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये किसी भी इकॉनमी की ओवरऑल मजमूई सतह पर जो मिलाने सर्फ है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर हमने स्मॉलर A लिया है, स्मॉलर A रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिलीज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी
इस खास फैमिली के एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जाहिर कर रहा है, वो एग्रीगेट लेवल पर जाहिर नहीं कर रहा। यानी अगर आप इन सब को इकट्ठा स्टडी करेंगे तो वो APC होगा, ठीक है। यहाँ पर आप इंडिविजुअल फैमिलीज़ को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए दैट इज़ फैमिलीज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और सेम लाइक दिस, ये आपके पास फैमिली का मुख्तमिलाने सर्फ है, ये भी आपके पास कैपिटल MPC यानी एग्रीगेटेड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नहीं है। अब यहाँ पर जो चीज़ हमने नोटिस करनी है वो है केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ की प्रॉपर्टीज़ कि APC फॉल कर रहा है 2.1, 1.2, 1.1, 1, 1, 1, थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है। ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज़ है 0.9, 8 एंड 7, यानी APC इज़ फॉलिंग। देन वी मूव टू द MPC, तो हम देखेंगे कि MPC 0.9, 0.9, 8, 7, 6, 5, यानी ये भी फॉल कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर डिस सेविंग्स हैं तो यहाँ पर आप देखें कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो इनिशियली राइज करता है इंस्टेड ऑफ फॉलिंग। यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? दैट पीपल हैव डिस सेविंग, उनकी डिस सेविंग्स हैं, उन्होंने उधार लिए हुए लोगों से क्योंकि पहले उनकी कीमत कम थी। अब पहले जैसे ही उनकी इनकम में इजाफा होगा तो वो कंजम्पशन को तेज़ी से बढ़ाएंगे। एक तो उनकी डिमांड्स अभी फुलफ़िल नहीं हुई, दूसरा उनकी जो कंजम्पशन है वो उन्होंने एलोकेट करनी है अपनी डिस सेविंग्स को ख़त्म करने के लिए भी। तो इनिशियली क्या होगा कि विद ए राइज इन इनकम MPC राइज कब तक राइज करेगा? जब तक उसकी डिस सेविंग्स और वांट्स किसी हद तक पूरी नहीं हो जाती, उसके बाद ये फॉल करना स्टार्ट कर देगा। सो दिस इज़ द स्केजुअल, और इस डाटा की बुनियाद पर, इस स्टडी की बुनियाद पर जो है वो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज को प्रेजेंट किया गया। अब अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, इसी डाटा को अगर हम प्लॉट करें, एक रफ प्लॉटिंग करें इसकी, देन वी हैव दिस 45 डिग्री एंगल, ठीक है। ये 45 डिग्री एंगल आपको बता रहा है कि जो कंजम्पशन और इनकम जो है यहाँ दोनों इक्वल हैं। अब कंजम्पशन और इनकम जो है इस पे 1:1 के साथ चेंज हो रही हैं। एक्स एक्सिस पर हमने डिस्पोजेबल इनकम या एब्सोल्यूट इनकम जो है उसको मेजर किया, और वाई एक्सिस पर आ गई हमारी कंजम्पशन। अब हम अपने कंजम्पशन पैटर्न को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, दैट इज C इज़ अ फंक्शन ऑफ y। अब C इज़ अ फंक्शन ऑफ y, यहाँ पर जनरल फंक्शन है हमारे पास। अब ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये इस 1 पॉइंट को 1 या 45 डिग्री एंगल को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट आपके पास है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इनकम, टोटल इनकम जो है वो टोटल कंजम्पशन के बराबर हो जाती है और सेविंग्स ज़ीरो हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस पॉइंट से पीछे मूव करेंगे तो यहाँ पर देखें कि डिस सेविंग्स मौजूद हैं, यानी कंजम्पशन इज़ ग्रेटर देन इनकम, और इनकम से ज़्यादा जो कंजम्पशन है, यानी आप यहाँ पे एक पॉइंट लें दैट इज़ y1, तो A' पॉइंट एंड B' पॉइंट, तो आपकी जो टोटल कंजम्पशन है वो है Y1 B1, ठीक है, Y1 से B1। अब इस टोटल कंजम्पशन में से Y1 से A1 कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो आप अपनी इनकम से फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है, जबकि A1 से B1 तक वो कंजम्पशन है जो आप किसी से उधार लेकर खर्च करें, दैट इज़ डिस सेविंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर देर इज़ नो सेविंग, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब अगर आप इससे आगे मूव करते हैं, वेन एवर देर इज़ अ फर्दर इंक्रीज इन इनकम, तो यहाँ पर आप देखें कि दैट इज़ इंक्रीज इन इनकम। अब इनकम का जो इंक्रीज़ है वो ज़्यादा है, कंजम्पशन जो है वो कम हो रही है, तो कंजम्पशन का फ्रैक्शन जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। वैसे तो कंजम्पशन इंक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ पर क्या है, y इज़ ग्रेटर देन कंजम्पशन। अब y, इसको आप 1 पॉइंट कह लें, इसको 2 पॉइंट कह लें,
ठीक है। अब कंजम्पशन इनकम जो है वो Y2 से 0.2 तक है, ये आपकी इनकम आ गई। लेकिन इस इनकम में से आप कंजम्पशन कर रहे हैं 1, तो 0.1 से 0.2 तक ये आप करें पॉजिटिव सेविंग्स, ठीक है। और जैसे जैसे इनकम आप आगे मूव करते जाएंगे जो पोर्शन ऑफ सेविंग है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। इसी तरह यहाँ पर केन्स की जो प्रॉपर्टी है कि MPC फॉल्स, उसको चेक करते हैं कि क्या वाकई ही MPC फॉल कर रहा है। अब MPC को किसी भी कर पर कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं कि आप पॉइंट्स ले लें, डिफरेंट पॉइंट्स ले लें, और वहाँ से आप इस फॉर्म में परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके चेक कर लें कि चेंज इन Y एंड चेंज इन C, ये भी चेंज इन Y एंड चेंज इन C, ठीक है, कि इनकम में इक्वल चेंज आ रहा है लेकिन कंजम्पशन में हर दफ़ा जो इंक्रीज़ हो रहा है वो पहले से कम है। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप जो रेडियस वेक्टर्स ड्रॉ कर लें। रेडियस वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो ओरिजिन से, ठीक है, दिस इज़ द ओरिजिन पॉइंट, इस पॉइंट से जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वहाँ तक हम रेस ड्रॉ करते हैं, और वो जो स्लोप उन रेस की होती है वही स्लोप कंजम्पशन फंक्शन की होगी। सो वी ड्रॉ द रेडियस वेक्टर्स। तो आप देखें कि रेडियस वेक्टर्स की जो स्लोप है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, उनकी शार्पनेस जो है वो कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि जो MPC है वो फॉल करता जा रहा है, ठीक है। तो केन्स का पहली जो प्रॉपर्टी है ये हमें यहाँ पर क्लियर होगी कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा है 1950 का और जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है वो स्टैटिस्टिकल एविडेंस प्रोवाइड करती है कि विद द राइज इन इनकम कंजम्पशन राइज करती है, लेकिन द फ्रैक्शन ऑफ इनकम डिवोटेड टू कंजम्पशन, यानी आमदनी में इजाफे का वो हिस्सा जो हम सर्फ कर रहे होते हैं, जो हम कंजम्पशन पे लगा रहे होते हैं, वो रिड्यूस होता जाता है। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है कंजम्पशन, केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की, वो ये है कि APC फॉल करता है विद द राइज इन इनकम, यानी जब इनकम इंक्रीज होती है तो APC जो है वो फॉल करता है। टू चेक दिस प्रॉपर्टी हम अपने डाटा को समराइज़ कर लेते हैं। वी कंसिडर कि हमारे पास 3 फैमिली ग्रुप्स हैं। द फैमिली ग्रुप विद द $2000 इनकम, द फैमिली ग्रुप विद द $4000 ग्रुप, एंड द फैमिली ग्रुप विद द $6000 एज द एब्सोल्यूट इनकम। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि इन तीनों फैमिली ग्रुप्स की जो इनकम है वो डबल हो जाती है, ठीक है। यानी जो 2000 वाले हैं उनकी आमदनी होगी $4000, ठीक है। जो 4000 वाले हैं उनकी आमदनी होगी $8000, और जो 6000 वाले हैं उनकी आमदनी होगी $12,000, ठीक है। ये आपके पास आ गई उसकी राइज इन इनकम, दैट इज़ राइज इन इनकम। अब चेक करते हैं कि विद द राइज इन इनकम क्या APC फॉल करता है या नहीं करता। तो उसके लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ड्रॉ करने से पहले वी मेक अ स्मॉलर स्केड्यूल देयर कि Y एंड C एंड APC, ठीक है। वी हैव 2000 income group, we have 4000, 6000, 8000 and 12000, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि जब जो 2000 जिनकी इनकम है दे आर कंज्यूमिंग 2400 एंड द वैल्यू इज़ 1.2, जो 4000 जिनकी इनकम है दे आर कंज्यूमिंग 4000, यानी ये पॉइंट हमने सिर्फ डिस सेविंग्स के लिए लिया है कि डिस सेविंग्स को शो करने के लिए। नाउ APC इज़ इक्वल टू 1, यानी 4000 डिवाइडेड बाई 4000 इज़ 1। जो 6000 वाले हैं दे आर कंज्यूमिंग 5400 आउट ऑफ देयर इनकम, और उनका APC आ गया 0.9, यानी 5400 डिवाइडेड बाई 6000। जिनकी इनकम 8000 है, so they are spending 6400 and the APC is 0.8, and same is the case 7200 and 0.6.
ठीक है, नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ डायग्राम। ये आगे हमारे पास कंजम्पशन, ये आगे हमारे पास इनकम। वी ड्रॉ अ कंजम्पशन फंक्शन लाइक दिस, सी इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं, ए पॉइंट दैट इज़ 2000 इनकम वैल्यू, ये बी पॉइंट आ गया जो आपके पास 4000 इनकम ग्रुप को शो कर रहा है, और ये आपके पास सी पॉइंट आ गया जो 6000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देन वी हैव अ पॉइंट डी, ये आपके पास शो कर रहा है 8000। ठीक है, देन वी हैव पॉइंट ई, अब हम यहाँ पे 2000 का गैप करें तो यहाँ पे आपके पास 10000 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने एफ पॉइंट ले लिया, इसको नीचे ले आए तो यू हैव 12000 इनकम देयर। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, हमने अपना डाटा जो है वो प्लॉट कर लिया। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को शो करने के लिए हम रेडियस फैक्टर्स जो है उनको ड्रॉ करेंगे। एट पॉइंट ए द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ 1.2, दैट इज़ 1.2। ये ऑलरेडी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, इसके लिए आपके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आप इसको खुद से एस्टिमेट करने लग जाएं। ठीक है, कि इसकी स्लोप क्या है। देन एट पॉइंट बी द स्लोप इज़ 1 बिकॉज at point B income is 4000 and consumption is also 4000। ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है आपका, जैसे आपने पिछले डायग्राम में पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पर आपकी कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाती हैं, सेविंग्स नहीं होती। इसी तरह 6000 इनकम पर जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ रहा है हमारे पास दैट इज़ 0.9। देन 2 के इंक्रीज़ के साथ ये 1 पॉइंट से फॉल करता जाएगा। इसी तरह पहले हम ये आ गया आपके पास 0.8, देन 0.7 एंड 0.6। अब यहाँ देखें कि क्या वाकई ही केन्स का जो साइकोलॉजिकल लॉ है उसके अकॉर्डिंगली एपीसी फॉल करता है। तो जो 2000 वाली फैमिलीज़ थी, ठीक है, जब इनका इनकम डबल हुआ 2000 से 4000 पर चला गया तो एपीसी जो है वो 1.2 से रिड्यूस होकर चला गया 1 पर। ठीक है, सो एपीसी फॉल। जब 4000 से इनकम डबल होकर 8000 पर चली गई, देन 4000 पर एपीसी था आपके पास 1। ठीक है, अब 8000 पर एपीसी है 0.8, यानी आप 1 पॉइंट से 0.8 पर शिफ्ट हो गई। तो एपीसी यहाँ पर भी फॉल कर रहा है, एपीसी यहाँ पर भी फॉल कर रहा है विद द राइज इन इनकम। ठीक है, और जब इनकम 6000 से 12000 पर डबल हुई, यानी डबल हो गई, तो यहाँ पर 6000 पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो 0.9। ठीक है, और 12000 पर आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ गया 0.6। तो वी मूव फ्रॉम 0.9 टू 0.6। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल करता है एज सेड बाय केन्स। अब एक और चीज़ यहाँ पे नोट करें कि जैसे हम स्मॉलर ग्रुप ऑफ इनकम जो है वहाँ से मूव करते हैं, उनकी इनकम डबल करते हैं, तो उनका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल तो करता है लेकिन कम फॉल करता है। इसी तरह व्हेन वी मूव फ्रॉम 4000 टू 8000 तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू फॉल किया 1 से 0.8, यानी 0.2 का डिफरेंस आ गया यहाँ पर भी। लेकिन जब हम एक रिच क्लास की इनकम को फर्दर डबल करते हैं तो उनका एपीसी ज़्यादा तेज़ी से फॉल करता है। ठीक है, क्योंकि उनकी वांट्स ऑलरेडी सेटिस्फाई हुई भी होती हैं। तो ये हमारे पास दोनों जो प्रॉपर्टीज़ थी केन्स के साइकोलॉजिकल लॉ की जो बेस बनी एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी की, वो दोनों यहाँ पर प्रूव हो जाती हैं कि क्रॉस सेक्शनल डाटा स्टडी जो है वो केन्स के साइकोलॉजिकल लॉ जो फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन है उसको सपोर्ट करता है।
अब ये तो था क्रॉस सेक्शनल डाटा। अब टाइम सीरीज डाटा पर क्या ये रिजल्ट्स केन्स के जो साइकोलॉजिकल लॉ के रिजल्ट हैं वो होल्ड करते हैं या नहीं करते। तो टाइम सीरीज एनालिसिस में आपको मैंने पहले बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, वन इज़ क्रॉस सेक्शनल डाटा एंड वन इज़ टाइम सीरीज डाटा। तो क्रॉस सेक्शनल हमने स्टडी कर लिया, अब हम टाइम सीरीज डाटा देखेंगे कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, दूसरी जंग अजीम के बाद जो डाटा है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का वो टाइम सीरीज डाटा अवेलेबल हो गया, ठीक है, अपलोड कर दिया गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू से पहले जो है वो टाइम सीरीज डाटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए रिसर्चर्स जो हैं वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ पर ही बेस करते थे। तो जब हमारे पास वर्ल्ड वॉर टू के बाद टाइम सीरीज डाटा जो है वो अवेलेबल हुआ, तो रिसर्चर्स ने डाटा 1929 से अबाउट 1968 तक का टाइम सीरीज़ का डाटा लिया, यानी 2029, 30, 31, 32, 68 तक, 1968 तक जो है वो ईयर्स थे, उतना उन्होंने डाटा कलेक्ट किया मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का, इनकम और कंजम्पशन का, और उसके ऊपर उन्होंने रिग्रेशन जो है वो रन की, यानी स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है उसके ऊपर अप्लाई किया। अब इस स्टडी से हमारे पास 3 रिजल्ट्स सामने आए। फर्स्ट इज़ 13 आउट ऑफ 39 ईयर्स, यानी 39 ईयर्स में से 13 साल ऐसे थे जिनमें कभी MPC ग्रेटर देन 1 हो जाता था, कभी MPC इक्वल टू 1 हो जाता था, और कभी MPC लेस देन 1 हो जाता था। यानी ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ थी। तो इन 13 ईयर्स में जो केन्स का कॉन्सेप्ट था कि MPC फॉल करता है, दैट बिकम्स चैलेंज्ड, ठीक है, उसको चैलेंज कर दिया गया कि नहीं जी, केन्स का जो लॉ है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा इन टाइम सीरीज डाटा। सेकंड जो रिजल्ट यहाँ पर सामने आया वो था मैग्नीट्यूड मतलब मिकदार, जो उसकी क्वांटिटी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ MPC मुख्ततम मिलाने सर्फ का जो मैग्नीट्यूड था, यानी 80%, 40%, 90%, इस तरह से उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही थी, उतार चढ़ाव आ रहे थे। जबकि केन्स ने कहा था कि इन द लॉन्ग टर्म MPC जो है वो हर साल के एंड पर जब आप उसको राउंड करते हैं तो वो तकरीबन कांस्टेंट ही रहता है। थर्ड था कि 11 आउट ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल में से 11 साल ऐसे थे जिसमें APC फॉल ही नहीं किया, APC इंक्रीज़ होता गया। तो ये ऐसे रिजल्ट्स थे टाइम सीरीज डाटा के जिसने केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, यानी जो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसको, उसकी बेसिस को हिला दिया। उसने कहा जी नहीं, ये रिजल्ट्स हैं टाइम सीरीज़ के, क्रॉस सेक्शनल से तो प्रूव होते हैं लेकिन टाइम सीरीज़ डाटा से ये रिजल्ट्स जो हैं कि MPC फॉल कर रहा है, APC भी फॉल कर रहा है, तो ये रिजल्ट्स यहाँ पर शो नहीं होते। तो यहाँ पर लेटर ऑन रिसर्चर्स ने जो है वो क्या किया, दे स्टार्ट रिसर्च। उन्होंने कहा जी वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्योंकि लोगों की इनकम्स जो हैं वो कम हो गई। अब लोगों की इनकम कम क्यों होगी? जंग के दौरान जो वॉर वेपन्स हैं, वेपन्स जो हथियार हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा थी, तो ज़्यादा लोगों ने वेपन्स बना रहे थे। तो क्योंकि जब वॉर ख़त्म हो गई तो वेपन्स ख़रीदना कम कर दिए गए या ख़त्म कर दिए गए, तो इस तरह से उनकी डिमांड रिड्यूस हो गई। जब डिमांड रिड्यूस हो गई, नहीं ख़रीद रहे, तो लोगों की आमदनियाँ जो हैं वो कम हो गई। सो अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ इनकम एंड केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ, जब इनकम कम हुई तो कंजम्पशन को कम होना चाहिए था, ठीक है। ये वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि अगर इनकम कम हुई है तो कंजम्पशन लाजमी कम होगी, अगर केन्जियन साइकोलॉजिकल लॉ एंड एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी होल्ड करती है तो। लेकिन जब रिसर्च की गई टाइम सीरीज डाटा को इस्तेमाल करते हुए, तो देखा ये क्या कि जैसे ही वॉर एंड हुई, इनकम कम हुई, कंजम्पशन रिड्यूस होने की बजाय इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि लोगों की डिमांड्स फुलफ़िल नहीं हुई थी। लोग जो है वो जंग की वजह से अनसर्टन कंडीशंस थी,
तो उन अनसर्टन कंडीशंस में लोग कंजम्पशन रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, सेविंग ज़्यादा करते हैं। लेकिन जैसे ही हालात नॉर्मल हुए, लोगों ने कंजम्पशन बढ़ा दी और सेविंग्स जो उन्होंने पहले की हुई थी वो खर्च करने लगे और अभी सेविंग्स जो है उनको भी कम कर दिया। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टरी सा यानी ऑपोजिट रिजल्ट्स सामने आए। तो इन रिजल्ट्स की बुनियाद पर एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन और लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, ये दोनों कॉन्सेप्ट सामने आ गए कि कंजम्पशन पैटर्न जो है वो अरसा कलील में मुख्तलिफ होते हैं और अरसा तवील में मुख्तलिफ होते हैं। अब यहाँ पर इनकी रिकन्सिलेशन के लिए साइमन कुजनेट ने एक कंट्रीब्यूशन अपनी इंट्रोड्यूस कराई। उसने कहा कि इन द शॉर्ट रन जो कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है, ये कंजम्पशन एंड इनकम में नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है, नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप मीन्स के एपीसी एमपीसी के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये शॉर्ट रन फंक्शन आ गया, ठीक है। सेकंड वो ये कहता है कि इन द लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर देयर इज़ नो डाउनवर्ड ट्रेंड इन एपीसी, यानी एपीसी जो है औसत मिलाने सर्व एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इस ये जो हम केस कहता था कि जी ये फॉल करता है विद द इंक्रीज इन इनकम। तो लॉन्ग रन में साइमन कुजनेट ने ये कहा कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इनकम में इंक्रीज के साथ एपीसी फॉल नहीं करता, ठीक है, यानी एपीसी रिमेन्स कांस्टेंट एंड इन द लॉन्ग रन एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी, यानी ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब ये जो दो कॉन्ट्रीब्यूशंस साइमन कुजनेट ने प्रेजेंट की, दीज आर कॉल्ड कुजनेट्स पैराडॉक्स। इसको कुजनेट पैराडॉक्स का नाम भी दिया जाता है, पैराडॉक्स। अब साइमन कहता है कि लॉन्ग रन के अंदर एपीसी फॉल नहीं करता। उसकी रीज़न उसने बताई कि जो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है ये शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, इसमें शिफ्टिंग होती है और हर शॉर्ट रन फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन है वो ऊपर या नीचे शिफ्ट करता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो कहता है कि शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन जो है वो ऊपर शिफ्ट कर जाता है, जिसकी वजह से एपीसी फॉल नहीं करता। यहाँ पर वो कुछ रीजंस देता है इसकी कि क्यों शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सो फर्स्ट वो कहते हैं इन द लॉन्ग रन अरसा तवील में एक्यूमुलेटेड वेल्थ, दौलत जो लोग अपने पास जमा कर लेते हैं, ठीक है, सेविंग्स कर रहे होते हैं लोग, जब सेविंग कर रहे होते हैं तो फ्यूचर में उनके पास ढेर सारी दौलत जो है वो इकट्ठी हो जाती है। जब उनके पास दौलत ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। जब वो ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो क्या होगा, हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब भी वेल्थ में इजाफा होता है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में इजाफा होता है और कंजम्पशन फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर था। तो जब भी एक्यूमुलेटेड वेल्थ इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होती है, तो देयर इज़ एन अपवर्ड शिफ्ट इन द कंजम्पशन फंक्शन। सेकेंडली वो कहता है कि माइग्रेशन, हिजरत, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लोगों ने क्या किया कि वो विलेजेस से शहरों की तरफ मूव करने लग गए, ठीक है, नॉर्मली भी ऐसे ही होता है। ये माइग्रेशन जो है ये नेचुरल है, लोग हायर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए या हायर अर्निंग्स के लिए, ज़्यादा तनख्वाहें कमाने के लिए शहरों की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो जब वो विलेजेस से सिटीज़ की तरफ आते हैं, शहरों की तरफ आते हैं, तो आपको पता है शहरों में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा होता है और बेशक इनकम ज़्यादा होती है, लेकिन जो कंजम्पशन है, जो सर्फी अखराजात हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो माइग्रेशन से क्या होता है कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह अगर डेमोग्राफिक चेंजेस आते हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल, अगर इकॉनमी में डेथ रेट रिड्यूस, जो फोर्थ पॉइंट है इसको भी साथ ही स्टडी कर लेते हैं, दैट इज़ हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है,
सेहत की सहूलियात, ठीक है, अगर इकोनॉमी के अंदर सेहत की सहूलियात को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि डेथ रेट कम हो जाता है, मरने की शरह कम हो जाती है। जब लोग कम मरेंगे तो बूढ़े ज़्यादा हो जाएंगे, जब बूढ़े ज़्यादा होंगे, बूढ़े तो कमाते ही नहीं है, तो बूढ़े क्या करेंगे, खाएंगे तो सही। तो इसका मतलब है कि उनकी जो कंजम्पशन है, अगर इकोनॉमी के अंदर ओल्ड एज पीपल ज़्यादा होते हैं या हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, डेथ रेट कम होता है, तो इससे कंजम्पशन फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास जो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है वो अपवर्ड शिफ्ट को जाहिर करेगा। इसी तरह से एफ्लुएंट सोसाइटीज़, ऐसी सोसाइटीज़ जो हायर लिविंग स्टैंडर्ड इंजॉय कर रही होती हैं, जैसे आपके पास यूएस है, यूके है। अब यहाँ पर क्या है कि लिविंग स्टैंडर्ड अपना एक तर्ज ज़िंदगी बेहतर वाला, उसको फॉलो करना, उसको अपनाए रखना, ये एक सोशल नीड है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं अच्छी सोसाइटी में चले जाएं तो वहाँ पर भी आपकी मजबूरी बन जाता है अपना स्टेटस जो है वो मेंटेन रखना। तो अगर आप किसी एफ्लुएंट सोसाइटी का हिस्सा हैं तो आप मजबूरन जो है वो कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से कंजम्पशन फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो माइग्रेशन है और नंबर ऑफ़ ओल्ड एज पीपल इंक्रीजिंग या बर्थ रेट या डेथ रेट, ये आपके पास डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस, जिसको आप साख्तमानी तब्दीलियाँ भी कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर द रीज़न्स, ये वो वजूहात थी जो साइमन कुजनेट ने बताई कि इन वजूहात की बिना पर जो कंजम्पशन फंक्शन है अरसा कलील का, वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है और अरसा कलील के कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर शिफ्ट होने की वजह से अरसा तवील में APC जो है वो फॉल नहीं करता, ठीक है। अब इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। एक यहाँ पर अगर हम शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन को देखें, दिस इज़ द शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन, शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन 1, ठीक है। ये आपके पास इनकम आ गई, ये आपके पास कंजम्पशन आ गई Y1, ठीक है। अब जैसे ही इनकम इंक्रीज़ हुई Y2, ठीक है, तो कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज रीजन कंजम्पशन फंक्शन जो है वो पहले से ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सो विद द राइज इन इनकम कंजम्पशन विल इंक्रीज देयर, यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन 2, इसी तरह से अगर फर्दर इनकम इंक्रीज़ होती है अगले शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन मज़ीद आगे शिफ्ट हो जाएगा और Y3 यहाँ पर हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा। अब इन शॉर्ट रन के पॉइंट्स को आपस में मिलाने से वी गेट द लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, और लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल नहीं करती। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें, दैट कर्व शुड बी बिलो द 45 डिग्री एंगल। इसका 45 डिग्री एंगल से नीचे होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, यानी कंजम्पशन सारी की सारी इनकम में इंक्रीज सारे के सारा कंजम्पशन में एलोकेट नहीं होता, ठीक है, इसलिए सेविंग्स एग्जिस्ट करती हैं। सो दैट्स वाई ये कंजम्पशन कर्व चाहे शॉर्ट रन का है लॉन्ग रन का है, ये 45 डिग्री से बिलो होना चाहिए। इस वजह से जो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है उसकी अपवर्ड शिफ्टिंग की वजह से लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन जो है वो हम डिराइव करते हैं और लॉन्ग रन के अंदर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल नहीं करता। अब अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल नहीं करता, यानी लॉन्ग रन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शॉर्ट रन्स, यानी मुख्तलिफ शॉर्ट रन्स को आप कंबाइन करके लॉन्ग रन बनाते हैं। अगर किसी एक शॉर्ट रन में पीपल आर डूइंग डिसेविंग्स, यानी वो डिसेविंग कर रहे हैं -S0, तो हो सकता है अगले शॉर्ट रन में उनके पास पॉजिटिव सेविंग्स बहुत ज़्यादा हों। तो व्हेन यू ऐड द शॉर्ट रन्स तो आपके पास वो -S0 या और पॉजिटिव C0 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी ऑटोनमस कंजम्पशन एंड सेविंग ख़त्म हो जाती है। नॉर्मली आपके पास कंजम्पशन फंक्शन होता है शॉर्ट रन का C0 + CY, तो जब लॉन्ग रन की बात होगी तो कंजम्पशन फंक्शन विल बी CY।
सो इस कंजम्पशन फंक्शन को कंसिडर करते हुए अब हम प्रूव करेंगे कि APC और MPC आपस में बराबर होते हैं इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो इसके लिए हम एक गोशवारा जो है एक स्केजुअल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, ये हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन है 0.75y। इसमें हमारे पास जो मुख्तम मिलाने सर्फ है उसकी वैल्यू है 0.75। ये हमारे पास इनकम्स हैं, ये हमारे पास कंजम्पशन है। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम C को Y पे डिवाइड करें तो ये 0 आ जाएगी, ये भी 0 आएगी और ये भी 0 आएगी, यानी वी आर नॉट डूइंग दिस सेविंग्स। ठीक है, हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। व्हेन यू डिवाइड 37.5 बाय 50 देन 37.5 डिवाइड बाय 50 देन आंसर विल बी 0.75। ठीक है, और MPC आपके पास आ गया डेल्टा C ओवर डेल्टा Y, यानी ये भी सेम आ जाएगा। इसमें चेंज 37.5 क्योंकि 0 है ना, 0 माइनस करें, यहाँ पे भी 50 आ जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा, देन आंसर विल बी 0.75। ठीक है, इसी तरह 75 डिवाइड बाय 100 देन यू गेट व्हाट यू गेट 0.75। आप 75 को 100 पे डिवाइड करेंगे 0.75। यहाँ पर 75 में से 37 माइनस करें, डेल्टा C आ गया। यहाँ 100 में से 50 माइनस करें, डेल्टा Y आ गया, तो सेम वैल्यू आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करें, यू गेट 0.75। यहाँ पर जितने भी आंसर्स आएंगे कैलकुलेशन के बाद दैट विल बी इक्वल टू 0.75। टोटल कंजम्पशन कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ वेरी सिंपल। 0.75, Y आपके पास 50 है, राइट 50 है, देन टोटल कंजम्पशन विल बी इक्वल टू 37.5। यहाँ पर कंजम्पशन 0.75, यानी ये आपके पास कंजम्पशन फंक्शन है ना, C इज इक्वल टू 0.75। अब Y की जगह पे आप वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, हर वैल्यू के अगेंस्ट आपके पास कंजम्पशन लेवल आ जाएगा। 0.75Y इंटू 100 देन यू गेट 75 एंड सो ऑन, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने देखा कि इन द लॉन्ग रन बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन APC डज नॉट फॉल, APC फॉल नहीं कर रहा और APC MPC के इक्वल है, और ये दोनों 0.75 पर इक्वल है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंक्लूजन्स आ जाती हैं कि क्रॉस सेक्शनल बजट स्टडीज़ जो थी हमारे पास, उसके मुताबिक वेन एवर देर इज़ इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, यानी इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन MPC इज़ लेस देन APC, यानी MPC में जो चेंज आ रहा है वो APC से कम है। दूसरा हमने देखा कि शॉर्ट रन डाटा ओवर द ट्रेड साइकिल्स, जब हमने ट्रेड साइकिल्स पर पढ़ा तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या कंफर्मेशन आई कि MPC इज़ लेस देन APC इन द शॉर्ट रन। ठीक है, लेकिन इन द लॉन्ग रन, ठीक है, APC इज़ इक्वल टू MPC। ठीक है, ये तीन कंक्लूजन आई हमारे पास फ्रॉम द कुजनेट्स पैराडॉक्स। ठीक है, कुजनेट ने जो एक्सप्लेन किया था कि लॉन्ग रन के अंदर ये दोनों इक्वल होते हैं, हैंस वी प्रूव द इक्वालिटी ऑफ APC एंड MPC। सिंपली अगर आप इसकी डायग्राम बनाएं दैट इज़ 45 डिग्री एंगल। ठीक है, और ये आपके पास लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू सो मच।